स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर अड्डा जम्मू में। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था 2024 में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें अकाउंट के क्वेश्चंस। तो जो इसमें अकाउंट के क्वेश्चंस हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 31। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से। ठीक, तो जो 31 क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कौन सी कॉस्ट होती है। अब देखो, इसका नाम ही बता रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, जो ऑल ओवर द ईयर जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन वो बोलता है विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन आउटपुट, जो चेंज हो जाती है आउटपुट के चेंज होने पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने क्या बोला कि हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड। जैसे हमारे रेंट आ गए, सैलरी आ गई, ये सब हमारी क्या रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शंस हैं वो हम गलत है। सेकंड ऑप्शन विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट, जो आधी फिक्स्ड और आधी वेरिएबल रहती है। वेरिएबल मतलब जो आधी चेंज होती रहती है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन इज विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट, जो कभी भी पूरे साल में गिवन पीरियड में चेंज नहीं होगी, चाहे आउटपुट में चेंजेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो हाँ, ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी है वो हमेशा हमारी क्या रहती है, सेम। क्लियर है बेटा? चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें कैलकुलेट क्या करनी है, प्राइम कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट है दैट इज आर डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो इनकर्ड होती है प्रोडक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है प्राइम कॉस्ट। अब पहली चीज जो हमें गिवन है वो गिवन है डायरेक्ट मटेरियल परचेज ₹1,00,000। दूसरी चीज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ₹90,000, डायरेक्ट लेबर ₹60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस ₹20,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 30,000। तो डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे हमने बोला कि प्राइम कॉस्ट जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट। एंड डायरेक्ट कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी हम डायरेक्ट कॉस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कितना है 90,000। उसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। लेबर कितनी है बेटा हमारे पास, 60,000। एंड वी ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं, 20,000। ठीक, इनको हम ऐड करेंगे। अच्छा, जो नीचे हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, ये बेसिकली हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो प्राइम कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट में तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कोई काम ही नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल जो परचेज्ड है हम उसको नहीं लेते, क्योंकि वो तो टोटल हमारे परचेजेस आ गए। हम क्या लेते हैं कि कितना डायरेक्ट मटेरियल हमने कंज्यूम्ड किया है वो लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 90,000। ऐड हम उसमें करेंगे हमारी लेबर 60,000, प्लस हम ऐड करेंगे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। तो टोटल हमारी जो प्राइम कॉस्ट निकलेगी दैट इज 1,70,000। तो ये हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 7 में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन का कहता है कि सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट इज सीन इन द, जो सप्लायर पर्सनल अकाउंट है उसको हम किस में शो करते हैं, सेल्स लेजर में, नॉमिनल लेजर में, परचेज लेजर में या जनरल लेजर में। तो जो सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट है उसको हम शो करते हैं परचेज लेजर में। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो कौन सा स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है, फोर्थ, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट। ठीक है, तो अकाउंट्स, जब भी हम अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस, उसको सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है। तो वो फर्स्ट स्टेप हमारा किसमें रहता है, बुक कीपिंग जिसको हम बोलते हैं। तो बुक कीपिंग जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है किसमें, अकाउंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बोलती है, इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी। सेकंड ऑप्शन, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स प्लस इक्विटी। थर्ड ऑप्शन, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। एंड डी ऑप्शन इज इक्विटी इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। ये जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन से समझ आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बोलती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है कि जो हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स किसको बोलते हैं,
जो हमें फ्यूचर में क्या प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो वो क्या कह रहा है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या कहती है कि जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, तो जो हमारे एसेट्स हैं वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एंड द सेकेंड नेम ऑफ कैपिटल इज इक्विटी। कैपिटल हम किसको बोलते हैं, वो अमाउंट जो एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की, और लाइबिलिटीज जो हमने मार्केट से जितना भी क्रेडिट लिया है वो हमारा किस में आता है, लाइबिलिटीज में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलेगी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इसका आंसर बेटा कौन सा जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, which concept suggests that exclusion of human resource in balance sheet, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आजकल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो बिजनेस में बन गया है, लेकिन कौन सा कंसेप्ट जो कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमें बैलेंस शीट में एक्सक्लूड करना है, उसमें हमें उसको इंक्लूडेड नहीं, बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। तो वो हमारा कौन सा कंसेप्ट कहता है, पहला ऑप्शन है अकाउंट कंसेप्ट, सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड ऑप्शन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एंड फोर्थ इज कॉस्ट कंसेप्ट। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी, है ना। तो कौन सा कंसेप्ट मनी के बारे में बात करता है, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं वो हमें किस में रिकॉर्ड, कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो किस में है, मनी में। तो कौन सा कंसेप्ट हमें सजेस्ट करता है एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 37 इज which of the following procedure should an accountant follow while preparing a voucher, ठीक है। जब हम वॉचर प्रिपेयर करते हैं तो इसमें से कौन सा प्रोसीजर जो है वो एक अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, वेरीफाई द डेट अमाउंट सिग्नेचर एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स ऑन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, हमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें वोचर के लिए दिया गया है, वोचर बनाने के लिए, उसमें हमें डेट वेरीफाई करनी होती है, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये बताते हैं कि जो हमें बिल दिया गया है वो करेक्ट है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उसके लिए हाँ, हमें डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांजेक्शन डिटेल सब देखना होता है। सेकेंड ऑप्शन इज कंफर्म इफ एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैज अप्रूव्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, हमें ये भी कंफर्म करना है कि ऑथराइज्ड सिग्नेचर जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे है या नहीं है। तीसरा, सिलेक्ट द टाइप ऑफ वोचर दैट विल बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, हमें टाइप ऑफ वोचर भी सिलेक्ट करना है। तो मतलब ये तीनों चीजें जो हैं अकाउंटेंट को फॉलो करनी होती है वाइल प्रिपेयरिंग अ वोचर। वेरीफाई भी करनी है, डेट, अमाउंट, सिग्नेचर कंफर्म भी करना है सिग्नेचर को, और टाइप ऑफ वोचर को सिलेक्ट भी करना है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, which of the following business document is a proof of payment for a business transaction, ठीक है। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ है पेमेंट का एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो हमारा क्या रहेगा, ए ऑप्शन है रिसिप्ट, इनवॉइस, डेबिट नोट, या नन ऑफ एवर। तो हमारा जो प्रूफ एक पेमेंट का बिजनेस ट्रांजेक्शन में रहता है वो क्या रहता है, हमारी रिसिप्ट्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन पार्ट ए। नेक्स्ट, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज। जब हम बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो कैश डिपॉजिट हमने किया है उसको हम किस साइड शो करते हैं, एज अ डेबिट साइड, क्रेडिट, एक्सपेंस, या फिर प्रॉफिट। तो जो भी हम बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट करते हैं उसको हम शो करते हैं इन द क्रेडिट साइड। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलेशन। सबसे पहले जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन में होता है। सबको पता है कि जो बीआरएस है वो हम बनाते हैं टू मैच द पासबुक, है ना, जो हमारे बैंक के स्टेटमेंट्स हैं, जो अकाउंटेंट के स्टेटमेंट्स हैं उनको मैच करने के लिए। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या है कि वो स्टेटमेंट, वो एंट्री जो हमने अपने अकाउंटिंग बुक में तो
रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन अभी तक उसको बैंक में रिकॉर्ड नहीं करवाया है। तो डिपॉजिटिंग ट्रांजिट जो है उसको हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसको जो है बैंक स्टेटमेंट में ऐड ऑन नहीं किया है, बट हाँ हमने अपने पर्सनल बुक्स में अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसीलिए अब जैसे ऑप्शंस थे एडेड टू बैंक बैलेंस, तो बिल्कुल हम उसको अपने बैंक बैलेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, what type of check is that which is issued by a firm but not yet presented to the bank? ठीक है, वो कौन से टाइप ऑफ बैंक होते हैं जो बिजनेस यानी कि फर्म ने इश्यू तो कर दिए हैं बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, तो उन टाइप ऑफ चेक को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज अनक्रेडिटेड चेक, सेकंड इज आउटस्टैंडिंग चेक्स, थर्ड इज अनकलेक्टेड चेक्स एंड फोर्थ इज बाउंस्ड चेक्स। तो वो चेक जो हमने फर्म ने इशू कर दिए हैं, बिजनेस ने इशू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बैंक में हमने प्रेजेंट नहीं किया है, उन तरह के चेक्स को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है? द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस का पहला नाम क्या था? ऑप्शंस क्या है? सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो बेटा जो फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो हमारा पीएफएमएस है, इसका अर्लियर नेम था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि सीपीएसएमएस। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज। ठीक है, हम जो फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेकिन कहाँ से बना रहे हैं? जो हमारे इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अभी तक हमारे पास कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, हम इनकम्प्लीट डेटा से जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो बैलेंस शीट तो होती है जो एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनती है और जो हमें ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करती है, तो इसका बैलेंस शीट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो स्टेटमेंट जो हम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग डेटा से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर है बेटा? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 44, व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर? क्या होगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर को चार्ज की जाएगी? अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स क्या है? वो अमाउंट जो एक बिजनेस पार्टनर जो एक अपने अकाउंट्स मतलब बिजनेस पार्टनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो जो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा है वो उस पार्टनर के लिए क्या रहेगा? एक्सपेंस, लेकिन उस फर्म के लिए वो क्या रहेगा? इनकम। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि क्या होगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम चार्ज करेंगे, तो वो क्या है? एक पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो उसको हम डेबिट करते हैं कहाँ पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि एम एंड एन आर टू पार्टनर्स। ठीक है, एम एंड एन जो है वो टू पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, किस रेशियो में? 3:2 में। दे एडमिट पी एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर। अब उन्होंने एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया है, लाया है, जो है पी, जिसका नया शेयर मतलब पी को जिस शेयर के लिए एंटर किया गया है वो शेयर कितना है? 1/5। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब पहले एम और एन पुराने पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। नाउ दे एडमिट पी एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकलेगी? देखो बेटा, लेट हम कर लेते हैं कि जो कंपनी थी उसका प्रॉफिट कितना था? 1। ठीक है, अब उन्होंने पी को कितने शेयर के लिए लाया है? 1/5 शेयर। तो यानी कि रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास? 1 माइनस 1/5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4/5। ठीक है, अब जो पुराने पार्टनर्स हैं एम, तो एम का न्यू शेयर कितना बनेगा? 4/5, और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? इंटू 3/5, तो वो कितना आ जाएगा? 12/25। ठीक है, जो एन है बेटा उसका कितना था? 2/5, और नया रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास? कितना आ रहा है? 4, हाँ 2/5 इंटू 4/5, तो वो हमारे पास कितना बच जाएगा? 8/25।
ठीक है। और हमारे पास अब नया पार्टनर कौन आया है, पी। पी को हमने कितने शेयर के लिए लिया है, 1/5। तो 1/5 इंटू कितना आ गया हमारे पास, 5/5। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/25। ठीक है। तो अब हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी आएगी, 12/25, 8/25 एंड 5/25। तो यानी कि हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, ऑप्शन नंबर बी, 12:8:5। ठीक है बेटा। ठीक। अब बाकी जो बेटा क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे।